वेलकम। आज हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, मतलब कि एस ब्लॉक में जो दो ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, उसमें का ग्रुप 1 हमने देख लिया था। अभी आज हम देखेंगे ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लें। ग्रुप 2 में होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ये एलिमेंट्स ग्रुप 2 में होते हैं, जिसको हम सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक, अभी इनका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहले जो थे उसको हमने अल्कली मेटल्स कहा था, क्योंकि वो बेसिक नेचर के थे, है ना। वो बेसिक नेचर के थे। अभी क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, ये भी बेसिक नेचर के हैं, बट दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये सभी के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये अर्थ में पाए जाते हैं। दे गेट अस इन अर्थ फॉर्म। इन ओल्ड डेज क्या होता था कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते थे वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते थे। जब वो डिज़ोल्व होते थे पानी में, तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस फॉर्म होते थे, और इनको हम कहते थे अल्कलाइन अर्थ, है ना। तो इसलिए उनका नाम गिर गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, अभी ये जो है, ये सभी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जो हमारा रेडियम है, ये लास्ट वाला जो रेडियम है, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। जैसे वहाँ पे हमने देखा था जो फ्रांसियम है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता था, यहाँ पे रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर का है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये सेकेंड ग्रुप को, जो हमारा 2A ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, इसको फॉलो करती है, इसलिए इसको इस ग्रुप में रखा गया है। अभी हम थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी एलिमेंट क्या करता है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की इच्छा रखता है। जैसे अभी हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और लास्ट में हमारा रहेगा रेडियम। तो इसका एटॉमिक नंबर है 4, इसका है 12, इसका है 20, नेक्स्ट 38, उसके बाद में है 56, और जो रेडियम है इसका है 88। ठीक, अभी यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के टाइम पे जो बेरिलियम है, इसके पहले कौन सा था, इसके पहले नोबल गैस कौन सा था, हेलियम था। तो हमें पता है कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में ही जाने वाला है ना। और सेकंड वाला है, मतलब अपने को 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 ऐसे मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले का जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखते हुए अगर हम इसको ऐसे भी लिखें, इसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने जूनियर क्लासेस में देखा, तो इसका कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसका लिखेंगे मैग्नीशियम का 2 8 2 लिखेंगे, फिर 2 8 8 2, है ना, 2 8 18 8 2 ऐसे लिखेंगे एंड ऑनवर्ड्स। उसके बाद में बेरियम का ये वाला यहाँ पे बेरियम का लिखूँगी मैं। बेरियम का जो है वो है 2 8 18 18 8 और 2। उसके बाद में जो रेडियम है, इसका लिखेंगे हम 2 8 18 32 18 8 और 2। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखते हुए अगर हमने इसको नोबल गैस के फॉर्म में लिखा, मतलब इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया हीलियम 1s2, और ये 1s2 क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हेलियम 1s2 लिखा, उसके 1s2 नहीं सॉरी 2s2 लिखा, हेलियम 2s2। उसके बाद में ये हो गया नियॉन 3s2। उसके बाद में इसको लिखा हमने अर्गॉन 4s2, इसको लिखा क्रिप्टॉन 5s2, जेनॉन 6s2 और लास्ट में रेनॉन 7s2।
तो ये वाला जो है 2s2 3s2 इसको हम बोलेंगे वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। और पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप देख पाओगे कि इसका जो नियरेस्ट वाला नोबल गैस है उसको उसके पहले लिखने के बाद हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। अच्छा, तो ये टेबल पे से आप लोगों को क्या ध्यान में आ रहा है कि जो सेकेंड ग्रुप हमने देखा, ये वाला जो सेकेंड ग्रुप देखा, इसमें क्या है, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 है ना। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। और इसका जो पेनल्टीमेट शेल है, मतलब जो N-1 वाला शेल है, वो 8 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1s2p6। हमने देखा था ना पीछे, जो हम ऐसे लिखते थे 2 8 18 8 2। तो ये वाला जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें क्या है, N-1s2p6, ये पूरा उसने अटेन किए हुआ है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसके बाद में अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर देखें तो ये जो लेफ्ट वाले होते हैं ये सभी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के ही होते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाने के कगार पर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो सकते हैं। जो मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में डाइवैलेंट फॉर्म में बन जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के ही होते हैं। अच्छा, तो अभी हमने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जब ओवरव्यू देखा, मतलब ये दोनों, these two are S block elements which alkali metals and alkaline earth metals। तो ये S block elements को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो NS1 से या तो NS2 से, है ना। जब इसका NS1 और NS2 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर दिया, तब उसका N जो है, ये जो N है ये इसका रहना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा N है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 है, और जो आउटर मोस्ट शेल वाला, ये जो N आउटर मोस्ट शेल वाला है, इसको हमने बोला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो NS ऑर्बिटल में गया है ना। ये जो एलिमेंट्स है 1A एंड 2A ग्रुप के, इसको ये सभी कंडीशन फॉलो करते हुए हम कहेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, अभी ये जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हमने देखे हैं, इसमें सबसे पहले तो हम कोई भी एलिमेंट पढ़ते हैं तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब हमने बहुत बार देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकालने के लिए जो एनर्जी उसको दी जाती है उसको हम कहते हैं एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, उसको हमने आयनाइजेशन एनर्जी कहा है। ठीक है, अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड जो है ये तो बड़ी रहने वाली है ना। तो इसमें ये भले बड़ी है, लेकिन अगर हमने कंपेयर किया आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। सिंस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू रिमूव, ये आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी हमने पहले देखी थी उससे ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है ना। अभी देखो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम चार्ट देखें, यहाँ पे हमने मेटल लिखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। ठीक, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हमने लिखी, अगर ये पूरी किलोजूल पर मोल में है, किलोजूल पर मोल में। उसके बाद में नीचे तो ये कम होती है, अपने को पता है, ये 590, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हमने ली। ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, ये हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड में अगर देखे जाए तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम पे वो कैटायन से निकालना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब ये हो गया 1440 1145। देखो अब कंपैरेटिवली यहाँ से यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है ना, यहाँ से यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पे बेरिलियम से बेरिलियम प्लस बनाने के लिए अपने को इतनी एनर्जी लगी 899 किलोजूल पर मोल।
लेकिन बेरिलियम प्लस से बेरिलियम 2+ बनाने के लिए 1757 इतनी एनर्जी लगी। तो फर्स्ट ये क्लियर है कि I2 जो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड है वो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ग्रेटर ही रहने वाली है। इसका रीज़न भी अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से निकालना फ्रॉम मतलब न्यूट्रल के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज से निकालना ये बहुत हार्ड होता है ना। तो इसलिए ये भी देखा गया है कि हमारा जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है ये ज़्यादा होता है। और एक बात कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये M+ के बजाय M2+ देना पसंद करते हैं। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, लेकिन M2+ ज़्यादा में रहना पसंद करता है। अभी आप बोलोगे इसमें तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है, फिर क्यों ये M2+ में रहना पसंद करता है? तो देखो ये जो M2+ है ना, ये इसकी जो लैटिस एनर्जी है इसकी बहुत ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है। जब भी 2+ बनता है तब इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। अभी अपने को पता है ज़्यादा लैटिस एनर्जी होना मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है। अभी अगर ज़्यादा लैटिस एनर्जी है तो वो लैटिस तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मतलब वो लैटिस जो है वो स्टेबल बनेगा। तो एज़ कम्पेयर टू +1 चार्ज M2+ का लैटिस ज़्यादा स्टेबल बनता है। और दूसरी बात, जब ये लैटिस बन गया या फिर वो अगर M2+ हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ये अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में हमने बनाया तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। हाइड्रेटेड फॉर्म में बनाने के टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। मतलब कैसा, अगर M2+ है इसको मुझे हाइड्रेटेड फॉर्म में बनाना है, ठीक, इसमें मैंने वाटर डाला तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा H2+ X, ठीक, इस पे 2+ प्लस इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, हमको तो पता है कि जो जिस चीज़ में एनर्जी रिलीज होती है वो अच्छी बात है, क्योंकि उस सिस्टम की खुद की एनर्जी कम हो रही है और बाहर बिना काम की एनर्जी बाहर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ की लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहने की वजह से वो कंपाउंड स्टेबल बन रहा है। दूसरी बात ये है कि इसमें हाइड्रेटेड एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, इसकी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाला प्रॉब्लम था वो न्यूट्रल हो गया। मतलब ये दोनों एनर्जी वो हाई एनर्जी वाली चीज़ को न्यूट्रल कर दे रही है, इसलिए उसके वो हाई एनर्जी वाली वैल्यू को बैलेंस करने की वजह से उसका वो पॉइंट कंसिडर ना करते हुए नॉर्मल कंडीशंस में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमें +2 स्टेट में ही देखने मिलते हैं। ठीक है, ये जो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये दोनों पाई जाती है, +1 और +2, लेकिन ये +2 में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, है ना। इट इज़ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप हर एक इसकी देखोगे, कोई भी मेटल देखोगे उसमें आपको सेकेंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपको कॉन्सिक्वेंटली ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, अभी देखो बेरिलियम जो है ये इसके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, लेकिन मैग्नीशियम से लेके जब आप आगे जाएंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इसके पास कम टेंडेंसी हो जाती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। मतलब जो नीचे है वो आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, लेकिन बेरिलियम एक ही जो ऐसा है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है। इसका साइज़ भी छोटा है, इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है। इसके वजह से ये क्या करता है, इट इज़ मोर टाइटली बाउंडेड विथ न्यूक्लियस। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका साइज छोटा है, इसके बाद छोटा साइज रहने के बाद 2+ चार्ज है। अगर 1+ चार्ज होता तो हम बोल सकते थे भाई चार्ज कम है, लेकिन छोटा साइज होने के बावजूद इस पर चार्ज भी बहुत बड़ा है। फिर क्या होगा कि ये बड़ा चार्ज रहने की वजह से, मतलब जब उसका इतना ज़्यादा चार्ज है और साइज छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे टाइटली बाउंडेड है। मतलब कि ये जो चार्ज आने के पहले की हम बात कर रहे हैं, वो चार्ज आने के पहले जब वो बेरिलियम एटम है, ये बेरिलियम एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बहुत छोटे साइज की वजह से न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकालना प्रीफर नहीं करेगा। वो क्या प्रीफर करेगा, शेयरिंग प्रीफर करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है, तो इसमें बेरिलियम जो है इसके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, और उसके बाद में मैग्नीशियम को कह सकते हैं मॉडरेट टेंडेंसी। मॉडरेट मतलब नाइदर मोर और नाइदर लेस, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। ओके, मतलब ये एकदम से आयनिक भी नहीं बनाएगा, ये एकदम से कोवेलेंट भी नहीं बनाएगा, लेकिन बेरिलियम जो है वो तो कोवेलेंट ही बनाने वाला है। ठीक, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी की ओर। अभी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये पहले ही कम रिएक्टिव होते हैं। ये क्यों कम रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दीज आर लेस रिएक्टिव, वी आर सीइंग रिएक्टिविटी। अभी इनकी वैल्यू तो बहुत कम होती है, लेकिन स्टिल ये कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हैलोजेंस के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, कार्बन के साथ में, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे, हैलाइड्स बनाएंगे, नाइट्राइड्स बनाएंगे, कार्बाइड्स बनाएंगे, है ना। सिर्फ एक ध्यान में रखो कि जो बेरिलियम है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, और बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता भी है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर जो +2 चार्ज है वो ज़्यादा है। इसका जो पोलराइजिंग पावर है वो भी ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर इज़ मोर। ओके, अभी तो दूसरी बात अगर हम देखें, जैसे हमने लास्ट इसमें भी देखा था, एक फ्लेम कलरेशन का टॉपिक होता है। फ्लेम कलरेशन मतलब इसको हम किसी बंसन फ्लेम में इसको पकड़ेंगे तो ये किस तरह की फ्लेम देता है। जैसे अल्कली मेटल्स हमको फ्लेम कलरेशन देते हैं अलग अलग तरह का, वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी देते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक कलरेशन उसका आता है बंसन फ्लेम में। ये कौन सा कलर होता है? देखो, कैल्शियम अगर देखा जाए तो इसका ब्रिक रेड कलर हमको दिखता है, ब्रिक रेड कलर। अगर हमने स्ट्रॉन्शियम लिया तो इसका क्रिम्सन कलर दिखता है। उसके बाद में अगर हमने बैरियम लिया तो इसका एप्पल ग्रीन कलर दिखता है, एप्पल ग्रीन। रेडियम का रेड कलर दिखता है। ठीक है, क्यों आए ये कलर? हमने लास्ट इसमें रीज़न देखा था कि क्या होता है, जब भी वो एलिमेंट हम फ्लेम में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो फ्लेम से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं। ठीक है, एनर्जी लेने के बाद में वो एक्साइट होते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और फिर वो रिटर्न बैक होते हैं। रिटर्न जब आते हैं तो कुछ तो भी कलर वो एमिट करते हैं, मतलब वो एनर्जी को, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को कलर के फॉर्म में, जो विजिबल रीजन में होता है उसके फॉर्म में उसे एमिट करते हैं। इसलिए हम लोग कलर देख सकते हैं, है ना। ये कलर की बात हो गई। और एक बात कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये छोटे हैं, ठीक है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये इस रीज़न के वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड है। छोटा साइज है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो इसका एक्साइटेशन नहीं होता है। ठीक है, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्साइटेड एट हाई एनर्जी लेवल, एंड देयरफॉर दे डू नॉट गिव एनी कलर टू बंसन फ्लेम। ठीक है, अभी आप लोग देखो कि ये हमने जो फ्लेम कलरेशन देख लिया, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया, रिएक्टिविटी देख लिया, ये समवॉट सिमिलर टू अल्कली मेटल जो हमारा फर्स्ट ग्रुप वाला था उसके जैसा ही था। अभी आज हम नया क्या देखने वाले हैं, एक डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ये आज एक हम नया टॉपिक देखने वाले हैं। अभी डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? देखो, खुद के ग्रुप के साथ में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का अलग होना, मतलब डिसिमिलरिटी ऑफ एनी एलिमेंट विथ इट्स ओन ग्रुप, बट इट शोज सिमिलरिटी विथ सेकेंड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप। मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट है लिथियम, ये थोड़ा सा डिसिमिलर है विथ इट्स ओन ग्रुप, लेकिन देखो लिथियम के बाद में क्या आएगा? बेरिलियम, सॉरी, लिथियम के बाद में आएगा बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम के नीचे जो मैग्नीशियम है इसके साथ में ये लिथियम का सिमिलरिटी आना, है ना। व्हाट इज द मीनिंग? दिस इज द डिसिमिलरिटी विथ अदर एलिमेंट ऑफ इट्स ओन ग्रुप but shows similarity with the second element of next group situated diagonally। डायगोनल डायरेक्शन में वो प्रेजेंट है, इसी को हमने कहा है डायगोनल रिलेशनशिप। देखो, डायगोनल रिलेशनशिप सेकंड और थर्ड पीरियड की मैं और आपको एग्जांपल बताऊँ, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। ये देखो, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप है, और ये फोर्थ ए ग्रुप है। ठीक है, इसको एक सेकेंड, इसको हम रोमन में लिख सकते हैं, सेकेंड ए ग्रुप,
थर्ड ए ग्रुप और ये हो गया हमारा फोर्थ ए ग्रुप। अभी देखो यहाँ पे लिथियम सोडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरॉन एल्यूमिनियम, कैल्शियम कार्बन सिलिकॉन। तो आपको लिथियम और मैग्नीशियम में जैसे ये डायगोनल रिलेशनशिप में एक्सप्लेन करने वाली हूँ वैसे बेरिलियम एल्यूमिनियम में, बोरॉन और सिलिकॉन में भी देखने मिलेगी। अच्छा, तो अभी ये कौन से पॉइंट से एक्सप्लेन करते हैं? देखो पहले तो जो एटॉमिक रेडियस है, पहला पॉइंट एटॉमिक रेडियस जो है वो लिथियम का हम देखते हैं 1.23 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, मतलब 123 पिकोमीटर। और यही एटॉमिक रेडियस जो है वो हम मैग्नीशियम का देखते हैं 1.36 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, मतलब कि 136 पिकोमीटर। ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं है, मतलब एटॉमिक रेडियस सेम हो गई। सेकेंड पॉइंट हमारा आयनिक रेडियस का, सेकेंड पॉइंट आयनिक रेडियस का। आयनिक रेडियस हमारी है लिथियम की Li+ की 0.6 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, मतलब कि 60 पिकोमीटर। और वही मैग्नीशियम 2+ की अगर देखी जाए 0.65 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, मतलब कि 65 पिकोमीटर। इसमें भी ज़्यादा डिसिमिलरिटी है? नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम मतलब कि किसी ग्राम एटम, मतलब किसी एटम को हमने ग्राम में लिया तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसको कहते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। तो ये जो होता है लिथियम का वो 13.1 होता है और जो मैग्नीशियम का होता है वो 14.0 होता है। उसके बाद में पोलराइजिंग पावर देखो, फोर्थ पॉइंट है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर की बात Li+ की और Mg2+ की जाए तो ये सेम ही होती है। उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिथियम की 1.00 है, मैग्नीशियम की 1.20 है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो मैग्नीशियम के जैसे ही लिथियम जो है वो वाटर को स्लोली डिकम्पोज करता है। डिकम्पोजिशन मतलब सेपरेशन। तो 6 पॉइंट में क्या है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर भी लिथियम और सोडियम जो है वो सेम ही करता है। लिथियम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा, लिथियम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमको मिलेगा Li3n, और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेगा मिलेगा Mg3n2। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो Li2O मिला, यहाँ पे मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड, मतलब यहाँ पर देखो ये लिथियम नाइट्राइड मिला, मैग्नीशियम नाइट्राइड मिला, यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड मोनोऑक्साइड मिला, मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड मिला। लिथियम हाइड्रोक्साइड के जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत कम, मतलब स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होता है। उसके बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक बेसेस होते हैं, बहुत कम वी कैन से दैट दीज आर वीक बेसेस। उसके बाद में लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों जो है वो एक्वियस सॉल्यूशन से हाइड्रेटेड क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट होते हैं, मतलब LiCl.2H2O ऐसे सेपरेट होंगे। उसके बाद में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इनमें सिमिलैरिटी दर्शाती हैं। ठीक, अभी देखो लिथियम फ्लोराइड देखो, लिथियम फॉस्फेट देखो, ऑक्सैलेट देखो, कार्बोनेट देखो, ये जो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स है लिथियम के वैसे ही मैग्नीशियम के, ये दोनों के सॉल्ट्स जो है वो स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर है। स्पैरिंगली सोल्यूबल मतलब क्या होता है? लोअर सोल्यूबल, मतलब कम सोल्यूबल है, पानी में कम सोल्यूबल है। ठीक है, उसके बाद में लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये दोनों डाइलिक्विसेंट है। मतलब डाइलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है कि टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड डिसॉल्व इन इट, मतलब वो मॉइस्चर को सेम ही मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे लिथियम क्लोराइड करता है वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड करता है। ठीक है, अगर 15 पॉइंट में आपको बताऊँ तो लिथियम नाइट्राइड की हम इसकी जैसे हम रिएक्शन करेंगे लिथियम नाइट्रेट की, वैसे ही मैग्नीशियम नाइट्रेट की भी होगी। देखो रिएक्शन कैसे होगी, इसका 4NO2 + O2। ठीक, और अगर हमने मैग्नीशियम के साथ करवाई, मैग्नीशियम नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई तो आप देख पाओगे 2 MgO + 4NO2 + O2। देखो यहाँ पे भी इसकी सिमिलैरिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद में लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों क्या करते हैं?
डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, मतलब अगर कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज किया, अगर हमने हीट किया तो वो दोनों डिकम्पोज कर जाएंगे उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में। कैसे करेंगे देखो, ये लिथियम कार्बोनेट लिया हमने, ये हो गया डिकम्पोज। उसके बाद में हमने MgCO3 लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, ये हो गया डिकम्पोज। ठीक, इसके बाद में ये डिकम्पोजिशन का एक पॉइंट हो गया। उसके बाद में लिथियम और मैग्नीशियम दीज रिएक्ट डायरेक्टली विथ कार्बन टू फॉर्म आयनिक कार्बाइड्स, ये आयनिक कार्बाइड्स भी डायरेक्टली बनाते हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं कि जो उनके खुद के ग्रुप में नहीं सेम आते, बट स्टिल उसके बाजू के ग्रुप के नीचे के एलिमेंट में, मतलब जो डायगोनली जो प्रेजेंट है उसमें वो सिमिलैरिटी दर्शाते हैं। इसी को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में अल्कली मेटल्स देखा था, आज हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखा है। एस ब्लॉक एलिमेंट में पहले जो 2 ग्रुप है ये हमने कंप्लीट कर ली है। फ्रॉम नेक्स्ट सीरीज ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप आप लोगों को आज के सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।